हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसके साथ ही हमने उसकी फ्रैक्शन ट्रिक के बारे में समझा था कि फ्रैक्शन ट्रिक होती क्या है, फ्रैक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं और फ्रैक्शन की ट्रिक का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो इतनी सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली। तो आज के सेशन में हम परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिया है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेक्टेंगल को हिंदी में हम बोलते हैं आयत। तो इफ़ द लेंथ की मतलब लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंबाई। और ब्रेड्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? चौड़ाई। तो क्वेश्चन अपना ये है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज्ड बाई 37 से 1/2, अगर इस परसेंटेज से उसकी लेंथ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं और उसकी जो चौड़ाई है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं 20% से, तो पूछा क्या है कि उसके एरिया में कितना परसेंटेज चेंज होगा, वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी लेंथ को हम कुछ परसेंटेज से इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसकी जो ब्रेड्थ है, उसकी चौड़ाई है, उसको कुछ परसेंटेज 20% से हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो उसके एरिया में चेंज पूछा है। अब करना क्या है, जो भी ये परसेंटेज दिए हुए हैं सबसे पहले तो इन परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये पहला जो अपने पास में परसेंटेज दिया हुआ था वो है अपना 37 से 1/2। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आएगा? 3/8। और दूसरा जो अपना परसेंटेज है वो है 20%, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1/5। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर ये अपनी जो लेंथ थी उसको 3/8 से हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ 8 थी, उसको 37 से 1/2 से इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ होके वो कितनी हो जाएगी? 11। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम ओरिजिनल नंबर मानेंगे और जो न्यूमरेटर होता है उसके साथ में हम वही करेंगे। अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इंक्रीज़ करवा देंगे, डिक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ करवा देंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसकी लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो फ्रैक्शन जो 3/8 था, तो अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ 8 थी तो लेंथ जो चेंज होगी कितनी हो गई? 11 हो गई। अब आप यहाँ पे देख लो, L1 अगर 8 थी तो L2 कितनी हो गई? 11। सेम वही चीज़ अपने पास में उसकी चौड़ाई के साथ में करनी है। तो चौड़ाई क्या थी? 20% से डिक्रीज़ हो गई और 20% का फ्रैक्शन मैंने कितना निकाला? 1/5। तो अगर उसकी ओरिजिनल जो चौड़ाई थी वो 5 थी तो उसको 20% से डिक्रीज़ करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 5 में से आप न्यूमरेटर की वैल्यू डिक्रीज़ कर दो तो न्यूमरेटर कितना है? 1। तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4। अब आप यहाँ पे देख लो, ओरिजिनल उसकी लंबाई कितनी थी? 8। और ओरिजिनल चौड़ाई इसकी कितनी थी? 5। चेंज करने के बाद में उसकी लंबाई कितनी होगी? 11। और उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 4। अब आप एरिया में अपने को उसका चेंज निकालना है। अब आपको पता है किसी भी रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है? उसकी लेंथ को उसकी ब्रेड्थ से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। उसकी लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका एरिया मिल जाता है। आप क्या करोगे? सबसे पहले तो उसका पहले वाला एरिया निकालोगे और उसके बाद में उसका न्यू एरिया निकालोगे। तो पहले वाले एरिया को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? पहली वाली लेंथ को पहली वाली चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आता है? 40। और उसके बाद में न्यू जो एरिया था अपने पास में, उसकी डायमेंशन चेंज करने के बाद में न्यू जो एरिया था उसको कैसे निकालेंगे? उसकी लेंथ को उसकी ब्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आता है? 44। अब अपने पास में पूछा है कि उसके एरिया में परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? पहले एरिया 40 था, उसके बाद में एरिया कितना हो गया? 44। तो चेंज कितना आया? 4 का अपने पास में इंक्रीज। अब उसको परसेंटेज में इंक्रीज निकालेंगे तो इंक्रीज निकालने के लिए जो उसका बेस है, ठीक है, डिनोमिनेटर में वही वैल्यू पुट करेंगे जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले एरिया कितना था? 40। अब एरिया कितना हो गया? 44। तो 40 से इंक्रीज़ हो गया ना, तो 40 को डिनोमिनेटर में रख दो। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर अपना कितना आ गया? 10% इंक्रीज़। तो उसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज़ आएगा? 10%। ये इसका आंसर है। तो एक जो आयत था उसकी लंबाई को अगर 37 से 1/2 से इंक्रीज़ कर दें और उसकी चौड़ाई को 20% से हम डिक्रीज़ कर दें तो उसके एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आता है? वो उसका एरिया 10% से इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक तो अपना क्वेश्चन ये था। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ़ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 40% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अब स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वर्ग की जो साइड है, उसकी भुजा है, उसकी भुजा में अगर हम 40% से इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि किसी भी स्क्वायर का एरिया है वो उसकी साइड का स्क्वायर होता है। उसकी भुजा का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो उसका अपने पास में एरिया मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जो परसेंटेज दिया हुआ था उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। अब उसकी साइड को 40% से इंक्रीज़ किया हुआ है तो फ्रैक्शन की वैल्यू 2/5 थी। अगर उसकी ओरिजिनल साइड 5 थी तो इंक्रीज़ होने के बाद में साइड कितनी हो गई? 7 हो गई। 2 इसमें ऐड कर दो, है ना। 5 जो है उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएगा? 7। तो उसकी जो साइड्स थी स्क्वायर की वो 5 से कितनी हो गई? 7। तो अब क्या करोगे? पहले वाला एरिया निकाल दो, 5 का स्क्वायर कर दो, न्यू एरिया निकाल दो, 7 का स्क्वायर कर दो। तो पहले वाला एरिया 5 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 25। और न्यू एरिया 7 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 49। अब आप देख लो 25 सबसे पहले एरिया था और इंक्रीज़ करने के बाद में एरिया हो गया 49। तो अब आप देख लो इंक्रीज़ कितना हो गया यहाँ से? 24 का इंक्रीज़ हो गया ना। अब इसको परसेंटेज में चेंज निकालने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन 25 को डिनोमिनेटर में रखें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 96% इसका एरिया चेंज हो गया, मतलब इंक्रीज़ हो गया। अब देख लो स्क्वायर की साइड को 40% से इंक्रीज़ करने के बाद में उसके एरिया में कितना परसेंट चेंज आता है? 96% का इंक्रीज़ देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए टाइप नंबर 1 के सवाल। अब हम करेंगे दूसरे टाइप के सवाल। अब ये भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप देखना। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाई 25%, जो चीनी है उसकी प्राइस 25% से इंक्रीज़ हो गई। अब प्राइस का मतलब ये है कि पर किलो, पर केजी जो प्राइस है चीनी की वो 25% से इंक्रीज़ हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच परसेंटेज ए फैमिली शुड डिक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। अब क्वेश्चन को हिंदी में ऐसे समझेंगे कि अगर चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो एक परिवार को उसके कंजप्शन में कितना डिक्रीज़ करना चाहिए कि उसका खर्चा है, जो चीनी पे वो खर्चा कर रहे थे वो सेम रहेगा, वो सिमिलर रहेगा, पहले भी सेम था और उसके बाद में भी सेम रहेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि किसी भी परिवार का जो शुगर है उस पर एक्सपेंडिचर उसकी प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। प्राइस को अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो खर्चा आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के साथ में अगर 5 रुपये किलो अगर चीनी है और मैं अगर 5 केजी चीनी कंज्यूम करता हूँ तो मेरा खर्चा कितना आ गया? 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना खर्चा आ गया। तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्सपेंडिचर आता है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन में दे रखा है 25% चीनी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। तो 25% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/4 आया। तो अगर पहले प्राइस इसकी 4 रुपये पर केजी थी तो इंक्रीज़ होने के बाद में कितनी हो गई? 5 रुपये पर केजी। ठीक है। अब आप देख लो अगर प्राइस पहले 4 रुपये पर केजी थी तो प्राइस बाद में कितनी हो गई? 5 रुपये पर केजी। अब आप देख लो खर्चा अपने को सेम रखना है, एक्सपेंडिचर अपने को सेम रखना है, तो क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर क्वांटिटी पहले 5 थी तो अब क्वांटिटी कितनी होगी? 4। अब आप देख लो P1 को अगर आप Q1 से मल्टीप्लाई करते हो, P1 को आप क्या करते हो? Q1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आता है? 20। इस 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सेम यही काम आप P2 और Q2 के साथ करो। अगर P2 को मैं Q2 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है? 20। अब आप देख लो 20 और 20 खर्चा अपने पास में सेम है, तो क्वांटिटी जो 5 थी उससे कितनी क्वांटिटी होगी? 4। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा था कि क्वांटिटी है जो कंजप्शन है उसको कितना डिक्रीज़ करेंगे। तो डिक्रीज़ आप देख लो 5 से 4 कितना डिक्रीज़ हो रहा है? 1 का, और बेसिस क्या है इसका? 5। तो 1/5 और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब उसकी जो कंजप्शन थी, उसकी जो क्वांटिटी थी, उसको 20% से इनको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर शुगर की प्राइसेज में 25% इंक्रीज़ होता है और ख़र्चा अपने को सेम रखना है तो उसकी जो कंजप्शन की क्वांटिटी थी उसको 20% से डिक्रीज़ कर दो, खर्चा सेम रह जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन सेम इसी टाइप का करते हैं।
क्वेश्चन में दे रखा है इफ प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 30% देन हाउ मच ए फैमिली शुड इंक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज ओनली बाई 16%। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शुगर की जो प्राइस थी वो 30% से इंक्रीज हो गई और खर्चे को हमें 16% से क्या करना है, डिक्रीज़ करवाना है। तो फैमिली का जो कंजप्शन है वो कितने परसेंट से जो इंक्रीज़ होगा ताकि ये अपने पास में जो सिचुएशन दी हुई है वो सेटिस्फाई हो जाए। चलो क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज दिए हुए हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 3/10 और दूसरा परसेंटेज क्या दिया हुआ है 16% और इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 4/25। अब 3/10 जो अपना फ्रैक्शन है उसके साथ में क्या करना है, अपने को डिक्रीज़ करना है। तो प्राइस थी, प्राइस अगर पहले 10 थी तो प्राइस अब कितनी हो गई 7, क्योंकि डिक्रीज़ हो गया। 10 में से आप जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो माइनस कर दो, 7 हो गई। और जो अपना एक्सपेंडिचर है वो क्या कर रहा है, वो भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर वाला फ्रैक्शन कितना आया था 4/25। अगर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 25 था उसको 4 से मैं है ना डिक्रीज़ करवा देता हूँ तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा 21 आएगा। एक्सपेंडिचर पहले 25 था, अब आ गया 21। अब आप सोच के देखो, प्राइस को अगर मैं कंजप्शन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्सपेंडिचर आता है। तो प्राइस कितनी दे रखी थी 10 और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 25। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, कितनी 2.5, तभी तो 25 आएगा ना। और प्राइस अगर 7 है और एक्सपेंडिचर अगर 21 है तो क्वांटिटी कितनी आएगी 3, क्योंकि 7 × 3 = 21। या तो आप ऐसे कर लो, 25 को 10 से डिवाइड करके ये कंजप्शन यहाँ पे लिख दो, 21 को 7 से डिवाइड करके ये कंजप्शन यहाँ पे लिख लो। तो पहले कंजप्शन कितना हो रहा था 2.5 और अब कंजप्शन कितना हो रहा है 3 का। तो कंजप्शन इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। 2.5 से कंजप्शन कितना हो गया 3 पे चला गया तो कंजप्शन क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। क्वांटिटी कंज्यूम करी वो क्या होगी, इंक्रीज़। और वो इंक्रीज़ कितने से हुई 0.5 से। अगर इस 0.5 को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 2.5 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% अपना आ गया आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन में दे रखा था शुगर की प्राइस डिक्रीज़ हो रही थी 30%, एक्सपेंडिचर है वो जो घर का 16% से डिक्रीज़ करवाना था। तो उसकी फैमिली की जो कंजप्शन है उसकी क्वांटिटी है वो कितनी परसेंट इंक्रीज़ करनी होगी, 20% उनको इंक्रीज़ करनी होगी। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दे रखा है इफ़ 10% ऑफ एज इनकम, जो ए की इनकम है उसका 10%, बी की इनकम का 15% और सी की इनकम का 20% क्या है, इक्वल दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि अगर तीनों की इनकम 7800 है, तीनों की इनकम साथ में दे रखी है मिला के 7800, तो हमें बी की इनकम फाइंड करनी है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसा ही करूँगा। मैंने ए की इनकम का 10% लिख दिया, बी की इनकम का 15% लिख दिया और सी की इनकम का 20% लिख दिया और इनको क्या करवा दिया, इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था। सॉरी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या करूँगा, 10/100 था, इसको मैंने लिख दिया A/10, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया 3B/20 और इसको लिख दिया C/5 और उसके बाद में मैंने इसको एक जो कांस्टेंट था उसके इक्वल पुट करवा दिया और उस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी मैंने K। अब बेसिकली मेरे को करना क्या है, यहाँ पे A/B/C निकालना है। अब या तो आप डायरेक्टली कर लो कि जो भी अपने पास में वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या क्या हैं, A है, B है और C है, उनके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है वही उनके रेशियो की वैल्यू आती है। आप ये याद कर लो, बट ये होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ में कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, A के डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है 10, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, रेशियो लगा दिया। उसके बाद में B के मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो आप 3 को ट्रांसफ़र कर दो 20 के नीचे, तो 20 का रेशियो कितना आ जाएगा, मतलब B का रेशियो कितना आ जाएगा 20/3, ठीक है। और C के डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है 5, तो C का रेशियो कितनी आ जाएगा 5। या तो आप रेशियो निकालने का ये तरीका यूज कर लो या फिर आप कांस्टेंट यूज करके K यूज करके कर लो। तो मैंने कांस्टेंट K यूज किया, तो A/10 को अगर K के इक्वल टू पुट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई
10 के। सेम उसी प्रकार से b की वैल्यू कितनी आ गई 20 के, और c की वैल्यू कितनी आ गई 5 के। अब अपने को a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो ये जो k वाली वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, 10 के 20/3 के और 5 के। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से k से k सब जगह कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये रेशियो देख लो 10 रेशियो 20/3 रेशियो 5। तो ये रेशियो जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट कर दो और वही उनका रेशियो हो जाता है। बट होना क्या चाहिए जी, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ में मल्टीप्लिकेशन में कुछ होना नहीं चाहिए, अगर कुछ है तो उसको नीचे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो ये अपना रेशियो आ गया। अब रेशियो को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 आता है, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 अपने आप बच जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आता है 15। तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 30 रेशियो 20 रेशियो 15। अगर a b c के रेशियो की वैल्यू इतनी है और a b c की क्यूमुलेटिव वैल्यू तीनों की मिला के वैल्यू दे रखी है 7800, तो b की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो क्वेश्चन में 7800 अगर तीनों की वैल्यू का सम दे रखा है और मेरे पास में इनके रेशियो का अगर मैं टोटल करूँगा, इस रेशियो का अगर मैं टोटल करूँगा तो कितना आता है 65, और 65 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 7800, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 120, और बी वाले रेशियो की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 से आप है ना इसको मल्टीप्लाई करवा दो, जो एक यूनिट वाली वैल्यू आई है 120 उसको बी वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, बी की इनकम अपने को पता चल जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है अगर कोई सिटी है उसकी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 16.2% से इंक्रीज हो रही है, सेकेंड ईयर में 37.1% से क्या हो रही है डिक्रीज, और थर्ड ईयर में 57.1% से क्या हो रही है इंक्रीज, और 3 साल के बाद में पॉपुलेशन अपने को दे रखी है 3,30,000। तो जो शुरुआत थी बिगिनिंग में थी उसकी पॉपुलेशन अपने को फाइंड करना है। तो अपने को बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, 3% की वैल्यू दी हुई है। तो पहला परसेंटेज क्या है 16/2/3, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/6, और अगर इंक्रीज कर रही है तो 6 से कितना हो गया 7। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आएगी होगी कि फ्रैक्शन के साथ में जो बोला जाता है कि इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर देंगे, न्यूमरेटर उसमें ऐड कर देंगे, और डिक्रीज करने के लिए बोलेगा तो उसमें डिक्रीज कर देंगे। जैसे 37/1/2% में डिक्रीज करने को बोला है, तो 37/1/2% का अपने पास में फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 3/8, और डिक्रीज करने के लिए बोलेगा तो 8 में से कितना डिक्रीज करेंगे, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 3, और 3 को मतलब 8 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। और सेम यही केस अपने पास में थर्ड ईयर के साथ में करना है। थर्ड ईयर में इंक्रीज कितना हो रहा है इतना, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 4/7, और इसको क्या करवा रहा है इंक्रीज करवा रहा है, तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो कितने में कितना ऐड करेंगे, जो डिनोमिनेटर था हर था उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी है 4, साथ में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 11। अब आप देखो ये जो इधर लिखी हुई है वैल्यू वो तो 3 साल बाद की है, तो इनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं 7, 5 और 11 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 साल बाद की पॉपुलेशन मिल जाएगी, वो कितनी है 3,30,000। तो अपने को फाइंड करना था बिगिनिंग वाली, और बिगिनिंग वाली वैल्यू ये वाली है 6, 8, 7। तो अपने को 6, 8, 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 7 × 5 × 11 का मल्टीप्लाई दे रखा है इतना, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे पहले एक की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3,30,000 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक की वैल्यू जितनी आएगी, एक की वैल्यू जितनी भी आएगी इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, एक की वैल्यू जितनी आती है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 7 × 8 से, तो अपने को जो सिटी थी उसकी बिगिनिंग की पॉपुलेशन मिल जाएगी। ओके, तो ये थे अपने परसेंटेज पे बेसिस कुछ क्वेश्चन। तो मैंने 3 से 4 टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाए हैं, तो परसेंटेज अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो है उसमें मैं अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने की दूसरी ट्रिक की बात करूँगा, और वो जो अपनी दूसरी ट्रिक है उस ट्रिक का नाम है अपना एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, और इस ट्रिक को यूज करके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ट्रिकी सवाल जो होते हैं, जो थोड़े टफ दिखते हैं, उनको हम बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर देंगे। 10 से 15 जो सेकंड है उसमें हम इन क्वेश्चंस को
सोल्व कर देंगे। आपको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा कि एलिगेशन ट्रिक क्या होती है। पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एलिगेशन की ट्रिक कैसे होती है और इनको कौन से क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन के टाइप कौन से हैं जहाँ पे हम एलिगेशन की ट्रिक को यूज़ करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एलिगेशन की ट्रिक लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में हम परसेंटेज 2 टॉपिक था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।